हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के 5वें भाग के वीडियो में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो बनाया गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ये पूरा वीडियो यूजीसी नेट, यूपी ट्रिपल एससी और इसके अलावा यूपी पीसीएस, एसएससी बैंकिंग आज के लिए भी बेहद फायदेमंद है। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पूरा वीडियो आप जरूर वॉच करें, क्योंकि ऐसा प्रश्नों का सब कलेक्शन आपको कहीं और देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 50। और आपको बता दें कि इसके पहले के जो 49 क्वेश्चंस हैं, हम इसके पहले के पार्ट में यानी कि 1 to 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं। सभी वीडियोज के लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। CCI दैट इज चाइल्ड केयर एंड इंस्टीट्यूशंस में रहने वाले बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार जिसे नाम दिया गया है हौसला 2018 किस मंत्रालय के अधीन एक कार्यक्रम है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों की देखरेख करने वाली संस्था है CCI, और इसके अंतर्गत हौसला 2018 का जो उद्घाटन है वो किया है सचिव राकेश श्रीवास्तव ने 26 नवंबर को नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवंबर 2018 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सुनील अरोड़ा। तस्वीरें मैं आपके लिए इसलिए पोस्ट करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, और तस्वीरें जो होती हैं वो आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं। ये सुनील अरोड़ा हैं जो कि आपके अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये 2 दिसंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? ओम प्रकाश रावत। उनकी जगह पर ये 2 दिसंबर से काम करना शुरू करेंगे। अरोड़ा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IS कैडर के 1980 बैच के राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं। बतौर चुनाव आयुक्त अरोड़ा की नियुक्ति 31 अगस्त 2017 को हुई थी। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? हेरोडोटस का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा, और इन्हें इतिहास का पिता यानी कि इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस की यह एक मूर्ति की तस्वीर है। आप इनसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हेरोडोटस कैसे दिखते रहे होंगे। इनकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका, और इनकी मृत्यु हुई थी 425 ईसा पूर्व में। एग्जैक्टली देखिए, आपको जो है जो कालक्रम होता है इतिहास में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और आप कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अगर जन्म और मृत्यु का जो एक सही सी तिथि है, अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं तो उसके सापेक्ष जब आप चीज़ों को सोचते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं। लाइक एज 540 ईसा पूर्व में जो है जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का, और उनके बाद ही ये पैदा हुए होंगे 425 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व, कहाँ पर? बेबीलोन में, यानी कि इस सिकंदर से पहले हुए थे। यूनान के पहले इतिहासकार और भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, अशोक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? केंद्रीकृत आधिपत्य। जितने भी हिंदुस्तान में यानी कि आर्यवर्त के जितने भी प्राचीन काल से लेके अब तक के जितने भी शासक हुए हैं, मैं उनमें अशोक को सबसे अधिक जो है महत्व देता हूँ, क्योंकि अशोक की कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार से थी कि उस प्रकार की कार्यप्रणाली आज के ज़माने में भी देखने को नहीं मिलती है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो शासनकाल था वह था ईसा पूर्व 304 से लेके ईसा पूर्व 232 तक। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या था? देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, यानी कि यह भी एक उनका उपनाम था। उनका राजकाल था ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में, यानी कि 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक उनका शासन रहा भारत पर। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया। उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक पहुंच गया था। यानी कि भारत की सीमाएं जो थी वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान तक थी। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, साथ ही साथ पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। यानी कि सम्राट अशोक के शासनकाल में ये सारे देश भारत का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। और ये भी है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। और एक बात और भी है कि इतना विशाल भूखंड, उसका एक राजा, केंद्रीकृत आधिपत्य और जितना भी मतलब उनका राज्य का विस्तार था, हर जगह पर एक अच्छी शासन व्यवस्था, और वो भी तब जब इंटरनेट और ईमेल नहीं हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति इतना मतलब कैसे मैनेज कर पाता रहा होगा। तो निश्चित रूप से यह अनुकरणीय बात है और हमें हौसला देता है कि मतलब अगर हौसले बुलंद हो कुछ भी किया जा सकता है। अब हाँ में किया जा सकता है, तो आज तो आपके पास तमाम सुविधाएं हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया था? तो फ्रेंड्स, यह था कलिंग युद्ध, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कलिंग युद्ध जब हुआ था तो आपको बता दें कि उसके बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने हिंसा न करने के बारे में जो है विचार किया था। देखिए, जो तृतीय बौद्ध संगीत भी हुई थी वो भी सम्राट अशोक के समय में ही हुई थी, 249 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, जो कि वर्तमान पटना है। और तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी उसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिश, और सम्राट अशोक राजा थे, यह तो आपको पता ही है। अब इसमें जो 4 महासंगीतियाँ बौद्ध धर्म की हैं, इनमें इनको आप समझ लीजिएगा। हालांकि मैं शुरू से ही इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें से कोई न कोई एक संगीत के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश है आपका मौर्य राजवंश, और ये 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक मतलब रहा। उसके बाद आता है गुप्त राजवंश। हालांकि मैं दूसरे नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विकल्प के अनुसार यहाँ पर आपको जो राजवंश हैं अलग अलग उनका समय बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए गुप्त है, जो कि 275 से लेके 510 ईस्वी तक रहा। यानी कि ये जो है ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही, ये ईस्वी की बात हो रही है। ईसा पूर्व के बाद ईस्वी सन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे विकल्प 3 पे है कुषाण राजवंश, तो ये रहा लगभग 30 ईस्वी से 225 ईस्वी तक। और इसके बाद है विकल्प के अकॉर्डिंग कर्ण राजवंश। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत के मंत्री वसुदेव ने मतलब उनकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद उन्होंने कर्ण वंश की जो है स्थापना की थी। कर्ण वंश ने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वसुदेव पाटलिपुत्र के कर्ण वंश का प्रवर्तक था। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और लगभग मैं हर पॉइंट की व्याख्या इसीलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ ताकि इतिहास की धीरे धीरे आपको एक अच्छी समझ हो जाए। नियमित रूप से अगर हमारे वीडियोज आप वॉच करते हैं तो कुछ समय के बाद स्टैटिक जीके पर आपकी एक बेहद अच्छी पकड़ अपने आप बन जाएगी। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सम्राट अशोक। याद रखिएगा, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि उपगुप्त। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शक संवत किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कनिष्क। शक संवत के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी बेहद जरूरी है। कारण ये होता है कि शक संवत जो है ये भारत का एक राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। इसका प्रारंभ 78 वर्ष ईसा पूर्व से माना जाता है। यह संवत भारतीय गणतंत्र का सरकारी तौर पर स्वीकृत अपना राष्ट्रीय संवत है। ईस्वी सन 1957 चैत्र 1 1879 शक को भारत सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसीलिए राजपत्र, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। विक्रमी संवत की तरह इसमें चंद्रमा की स्थिति के अनुसार काल गणना नहीं होती है, बल्कि सौर गणना होती है। यानी महीना 30 दिन का होता है। इसे सालिवाहन संवत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सालिवाहन संवत जो है वो शक संवत को ही कहा जाता है। इसमें महीनों का जो है मतलब जो शुरुआत किया था, इसमें महीनों का मतलब और उनके दिनों का पुनर्निर्धारण किया गया है। जो पहला माह है वो चैत्र होता है जिसमें 30 दिन है, और अंग्रेजी लीप ईयर में 31 दिन इसमें हो जाते हैं। बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण एवं
भाद्रपद में 31-31 दिन और शेष मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन में 30-30 दिन होते हैं। ईस्वी सन 500 के बाद संस्कृत में लिखित अधिकतर ज्योतिष ग्रंथ शक संवत का उपयोग करने लगे हैं। इस संवत का नाम शक संवत क्यों पड़ा, इसके बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन ये माना जाता है कि कनिष्क ने शकों को पराजित किया था और उसके बाद शक संवत की स्थापना की थी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने उपलब्ध कराया है, तो इसका भी जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि कनिष्क ने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये रहा चाइना आपका, ठीक है, आपका नहीं भाई, पूरी दुनिया का। चलिए, ये चाइना हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाल रंग में आपको मार्ग दिखाई दे रहे हैं ये स्थल मार्ग हैं, और जो नीले रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं मार्ग ये जो है जल मार्ग हैं, ठीक है। और ये रहा पर्शिया, जो कि वर्तमान में अगर आप पर्शिया को क्या कहते हैं, ईरान, ठीक है, ये हो गया ईरान, पर्शिया। ये अरेबिया हो गया, इजिप्ट मतलब मिस्र हो गया, ये सोमालिया, ये इंडिया, ये चाइना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों ही मार्गों से व्यापार होता था, और इसे जो है सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। सिल्क रूट या रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारी सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों जुड़े हुए थे, यानी कि बेहद लंबा एक मार्ग था। और इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर भी जाती थी। ये आप देख रहे हैं इधर, और यहाँ पे दो रास्ते हैं जो कि भारत की ओर आ रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, रेशम मार्ग का जमीनी हिस्सा 6500 किलोमीटर लंबा था, और इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा था, जिसका व्यापार इस मार्ग की मुख्य विशेषता थी। यानी कि ज़्यादातर इस रूट से जो है रेशम का व्यापार होता था, और इसी वजह से इसे रेशम रूट यानी सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क रूट का चीन, भारत, मिस्र, ईरान, अरब और प्राचीन रोम की महान सभ्यताओं के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस मार्ग के द्वारा व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषाएं, विचारधाराएं, भिक्षु, तीर्थयात्री, सैनिक, घुमंतु जातियां और इनके साथ साथ बीमारियां भी आती जाती रहीं। व्यापारिक नज़रिए से चीन रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भेजता था। भारत उस समय मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर भेजता था, और रोम से सोना, चांदी, हीरे की, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आते थे। हालांकि रेशम मार्ग नाम से लगता है कि यह एक ही रास्ता था, वास्तव में बहुत कम लोग इसके पूरे विस्तार पर यात्रा करते थे। अधिकतर व्यापारी इसके हिस्सों में एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाकर अन्य व्यापारियों को बेच देते थे, और इस तरह सामान हाथ बदल बदल कर हजारों मील दूर तक चला जाता था। शुरू में रेशम मार्ग पर व्यापारी अधिकतर भारतीय और बैक्टीरियाई थे, फिर सोंगदाई आए, और उसके बाद ईरानी और अरब के लोग भी इस पर आ गए। यानी कि मिला जुला के आप इसे कह सकते हैं कि यह एक सबसे बड़ा कॉमर्शियल रूट था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं ये, और इसका जो मतलब ये माना जाता है कि किसने उपलब्ध कराया, तो ये कनिष्क का नाम इसमें आता है। सिल्क मार्ग को कनिष्क ने उपलब्ध कराया था। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुए आपके 60 क्वेश्चन। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, और अगर नियमित रूप से आप ये छोटे छोटे वीडियोज वॉच करते रहेंगे तो एक दिन आपके पास प्रश्नों का एक ऐसा अद्भुत और बड़ा क्वेश्चन बैंक होगा जैसा कि अन्य किसी के पास उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैं स्वयं तैयार करता हूँ, और क्वेश्चन पेपर को देखकर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रश्न संभावित होते हैं उनकी मतलब के आधार पर इनकी मैं व्याख्या तैयार करता हूँ, और जो भी यहाँ पे आपको मैं पॉइंट उपलब्ध कराता हूँ उनके लिए मैं काफ़ी खोज करता हूँ इंटरनेट से लेके किताबों तक में, और उसके बाद फिर पीडीएफ बनाकर आपके सामने मैं रखता हूँ। तो निश्चित रूप से किसी भी अन्य जगह आपको ये सामग्री नहीं मिलेगी, कॉपी पेस्ट मैं करता ही नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ऑन रखेंगे, ताकि अगला पार्ट जब आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस डे।